वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या ट्रिक्स। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक नई टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो भौतिक विज्ञान में एक अहम भूमिका निभाता है, जिसके बिना भौतिक विज्ञान की बहुत सारी राशियों को, बहुत सारी टॉपिक्स को समझना बड़ा ही अलग हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं किसी वस्तु के विस्थापन की, वेग की, त्वरण की, बल की, ऐसे बहुत सारी चीजें। डायरेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट से होती है। डायरेक्शन जब हम किसी भी वस्तु को डिफाइन कर रहे होते हैं, है ना, किसी दिशा में अगर जा रहे होते हैं तो वहां पे डायरेक्शन की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। बिना दिशा के किसी इन सभी राशियों को समझना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है। तो बात आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सदिश विश्लेषण के बारे में बात करने वाले हैं। सदिश विश्लेषण, सदिश विश्लेषण क्या होता है? जिस प्रकार से हम जानते हैं कि भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियां, पिछले हमने कई वीडियो में हमने पढ़ा है कि भौतिक राशियां होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक मूल राशियां होती हैं और एक होती है व्युत्पन्न राशि। दो प्रकार की राशियां होती हैं, लेकिन आज हम लोग उन्हीं राशियों को सदिश और अदिश के रूप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सदिश विश्लेषण के बारे में। आज हमारी टॉपिक होगी सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण, सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस, एनालिसिस। आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। क्या होता है वेक्टर एनालिसिस? देखिए, वेक्टर एनालिसिस में दो चीजें देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे भौतिक राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे। सदिश के आधार पर भौतिक राशियों को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहली होगी अदिश राशि, अदिश राशि जिसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है अदिश राशि, है ना, दूसरा सदिश राशि, सदिश राशि जो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, दो चीजें होती है, एक हमारी सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। सदिश राशि की बात करें तो इसको डिफाइन करने के लिए ज्यादा कुछ की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ शॉर्ट में हम अगर देखें तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ओनली वन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। बट सदिश राशि को डिफाइन करने के लिए बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण, परिमाण। ठीक है, देखिए अदिश राशि अगर आप इसे डिफाइन करना चाहें, है ना, तो थ्योरी लिख सकते हैं कि वे राशियां, अदिश राशि की बात करें, वे राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, है ना, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे राशियां कहलाती हैं अदिश राशि। और वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए या परिभाषित करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, या परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, ये भी कह सकते हैं। वे राशियां क्या कहलाती है?
सदिश राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, इसे हम डिफाइन करते हैं अदिश राशि को, परिभाषा लिखते हैं इसकी, अदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है। कहेंगे वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए दिशा, ऐसे लिखते हैं, परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती। जैसे आप कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर पर यहां पे हम उदाहरण लिख लें, उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे हम कह सकते हैं दूरी, ठीक है। आप कहोगे दूरी, डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं, देखिए अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो अगर हम कोई वस्तु लेते हैं, तो ऐसे एक स्थान दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, यहाँ पे हमें जाना हो ए बिंदु से बी बिंदु पर, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन निरंतर परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, एक कोई विशिष्ट दिशा नहीं है, और जब हमें कोई एक विशिष्ट दिशा नहीं है तो उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, इतनी सारी दिशाओं को एक साथ परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस कारण से हम कह सकते हैं दूरी एक क्या है, सदिश राशि। दूसरा कह सकते हैं द्रव्यमान, समय, ठीक है, ऊर्जा, है ना, कार्य, शक्ति, ऐसे बहुत सारी राशियां हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें परिमाण होता है। अच्छा, आपके दिमाग में ये बन रहा होगा कि परिमाण क्या होता है। परिमाण देखिए, परिमाण को हम लोग कहते हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है परिणाम और एक होता है परिमाण, ठीक है। परिणाम को हम लोग कहते हैं रिजल्ट, और ये कहलाता है हमारा मैग्नीट्यूड। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि परिमाण धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। मतलब आप पढ़े होंगे मॉड लेना, जब हम कोई संख्या होती है, जैसे मान लीजिए -5 हो, इसका मॉड लेते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 5 मिल जाता है। अगर 5 है, इसका भी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमें 5 ही मिलता है। मतलब अगर धनावेश राशि हो, धनावेशित हो, कोई भी राशि या धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, उसका जो परिमाण है, उसका जो मान है, वो हमेशा धनात्मक लिया जाता है, न कि ऋणात्मक लिया जाता है। जैसे अगर हमने किसी से कर्ज लिया 50,000 1 लाख रुपए अगर कर्ज लिया, तो वो ऐसा तो है नहीं कि उस पैसे पे माइनस हो या प्लस हो, ऐसा तो है नहीं कुछ। हमने कर्ज लिया तो वही सिर्फ इतना दिखा रहा है कि मेरे ऊपर कर्ज है, लेकिन वो पैसा तो ऐसा नहीं है कि ऋणात्मक हो सकता है ना, उसमें कोई अलग से साइन हो या कोई अलग से उस पर मुहर लगी हो, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो परिमाण का मतलब साफ साफ इतना है कि मतलब उस मान को हमेशा धनात्मक देते हैं, बस, और कुछ नहीं, दैट्स इट, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरी राशि को, सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि में ज्यादा कुछ होता नहीं है, अभी हमने बताया आपको कि इसमें सिर्फ दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों होता है। इसको डिफाइन करें, कहेंगे वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए दिशा के साथ साथ
परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, सदिश राशियां कहलाती हैं। इसका उदाहरण अगर हम देखना चाहें, उदाहरण तो देखिए, सॉरी, उदाहरण अगर देखना चाहें, सबसे पहले चीज आप देखिए, इसमें हम लेते हैं विस्थापन। जिस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ऐसे ट्रेवल कर रही है इस तरीके से, है ना, इस बिंदु पर गई, ये हमारा ए बिंदु है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, है ना, इस तरीके से यहां से वस्तु ने गति करना प्रारंभ किया और ये पहुंची यहां पे। ठीक है, तो यहां से ए बी सी डी इस तरीके से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, पूरे पथ की लंबाई की दूरी कहलाएगी, ये पूरा का पूरा दूरी कहलाया। लेकिन ए बिंदु से जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की अल्पतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो देखिए यहां से इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये दिशा है, और जो हमारी कहलाएगी विस्थापन, विस्थापन। तो हम कह सकते हैं इसका पहला उदाहरण विस्थापन, विस्थापन जो है ये पहला उदाहरण है किसका? सदिश राशि का। दूसरा कह सकते हैं वेग, क्योंकि विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। तीसरा कह सकते हैं त्वरण, क्योंकि वेग समय के साथ वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। चौथा कह सकते हैं मोमेंटम, संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग संवेग कहलाता है। चौथा कह सकते हैं बल, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर, समय के साथ संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाता है। और इसके बाद बल आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण हो गया। ऐसे बहुत सारी राशियां हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, जिसे हम कह सकते हैं क्या? सदिश राशि। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अदिश राशियां और सदिश राशियां क्या होती है, इस माध्यम से आप समझ पाए होंगे। एक चीज और है, देखिए सदिश राशियां जो होती हैं, यहां पे लिख सकते हैं सदिश राशि को, राशि को निरूपित करने को बाण लगाकर या बाण के द्वारा, बाण के द्वारा, ऐसे बाण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए विस्थापन है, विस्थापन है तो विस्थापन को किससे प्रदर्शित किया जाए? यश है तो इसे यश से, वेग है तो इसे v से, वेक्टर v से। पढ़ने का तरीका होता है a है तो वेक्टर a से, संवेग है तो इसे p से, वेक्टर p से, बल है तो इसे f से, बल आघूर्ण है इसे टार q से। तो इस तरीके से जो राशि होती है उस राशि के ऊपर हम लोग वेक्टर लगा करके इस राशि को प्रदर्शित करते हैं, सदिश राशि। लेकिन अब इस राशि को प्रदर्शित करने के लिए किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की आवश्यकता नहीं होती। बात समझ आ रही? अदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी स्पेसिफिक मतलब कि सिंबल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल की आवश्यकता होती है, जो बाण कहलाता है। बाण की तरह से ही होता है और उसको हम लोग उस राशि के ऊपर निरूपित करके सदिश राशि को प्रदर्शित करते हैं। बात समझ आ रही है? आइए कुछ वेक्टर संबंध में कुछ और परिभाषाएं जानते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, वेक्टर संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, वेक्टर राशि संबंधित। सदिश और अदिश आप समझ पाए होंगे, आई होप, है ना? सदिश और अदिश राशि समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं सदिश, वेक्टर ही कह लेते हैं, सदिश संबंधित, संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, कुछ मुख्य परिभाषाएं। ठीक है, कुछ मुख्य परिभाषाएं या मुख्य परिभाषाएं, कोई भी कह सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो सर पहली चीज हम लोग देखने वाले हैं समान सदिश को लेकर के। समान सदिश, अच्छा हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक चीजें होती हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं। ऊपर साइड जो होता है ये होता है उत्तर, ये हमारा होता है दक्षिण, ठीक है, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये वाला हिस्सा पश्चिम है ना, ठीक है। इस तरीके की स्पेसिफिसिटी होती है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिशा को रिप्रेजेंट करने का एक सूचक है। ऊपर की तरफ हमेशा क्या लेते हैं, उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण है ना, राइट साइड में पूर्व, लेफ्ट साइड में पश्चिम, ठीक है। तो आइए देखते हैं समान सदिश, इसको हम लोग कह लेते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ठीक है, इक्वल वेक्टर। अब यहां पे होता ये है इक्वल वेक्टर में इनके जो परिमाण होते हैं, अभी मैंने बताया परिमाण, परिमाण मतलब होता है उसकी एक्चुअल लंबाई की बात करें, ठीक है। अगर दो सदिश हैं, वेक्टर हैं, है ना, जिनकी दिशा है, तो उनके परिमाण की बात करेंगे, उनके परिमाण क्या होंगे, समान होंगे। तो कहेंगे वे सदिश जिनकी दिशा एवं परिमाण समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और यहां पे कोई दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी, यहां पे कोई तीसरा वेक्टर है, वेक्टर सी, ये समान है, ठीक है। ये देखिए इनका परिमाण भी समान है, इसकी लंबाई समान है ना, और इसकी दिशा भी समान है। तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, ये तीनों के तीनों सदिश एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, सॉरी दूसरा देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारी होगी, सेकंड पॉइंट में कहेंगे विपरीत सदिश। विपरीत सदिश इसे हम लोग कह सकते हैं अपोजिट वेक्टर, ठीक है। अपोजिट वेक्टर ये हमारा कहला सकता है अपोजिट वेक्टर। यहां पे होता यह है कि यहां पे देखिए, अभी हमने कहा यहां पे वे सदिश जिनकी दिशा एवं परिमाण क्या है, समान सदिश कहलाते हैं। लेकिन यहां पे सिर्फ इतना होगा कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो क्या देंगे, वे सदिश जिनका परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो विपरीत सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए विपरीत सदिश को हम यहाँ पे देखते हैं इस बॉक्स में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वेक्टर ए है ना, इससे हमने वेक्टर ए कह लिया, ये हमारा कोई इतना ही परिमाण का कोई वेक्टर बी हो, ठीक है। तो ये जो विपरीत सदिश कहलाएगा, सिर्फ देखिए इसका परिमाण बराबर है लेकिन इसकी दिशा विपरीत है, तो हम इसे कह सकते हैं वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, ठीक है। माइनस वेक्टर बी, माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है कि इस सदिश की जो डायरेक्शन है ए की क्या है, विपरीत है। लेकिन अगर हम इनका परिमाण ले लें, वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, अगर दोनों का हम परिमाण निकालते हैं, दिस इंप्लाई दैट, तो इसका मान आता है ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो इनके विपरीत सदिश के जो परिमाण है वो सब बराबर है, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन सदिशों की, ये जो दोनों सदिश है
इन सदस्यों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला देखते हैं, थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट देखते हैं, तीसरा देखेंगे संरेखित सदिश। तीसरा होगा थर्ड पॉइंट हमारा होगा संरेखित सदिश। थोड़ा सा इंक रिफिल कर लेते हैं। संरेखित सदिश जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कोलाइनर वेक्टर, अंग्रेजी में कहलाता है कोलाइनर वेक्टर, कोलाइनर वेक्टर। ठीक है, देखिए कहते हैं संरेखित सदिश, संरेखित सदिश, संरेखित सदिश इसे कहते हैं कोलाइनर वेक्टर, कोलाइनर वेक्टर, सॉरी वेक्टर। अब यहां पे होता क्या है, ये जो कोलाइनर वेक्टर होता है, अभी हमने समान पढ़ा और असमान पढ़ा। समान सदिश में क्या था कि दो सदिश ऐसे थे जिनका परिमाण समान था और दिशा भी समान थी, समान सदिश। असमान सदिश में हमने देखा कि दो सदिश थे जिनका परिमाण समान था परंतु दिशा समान नहीं थी, उन्हें हमने कह दिया विपरीत सदिश। लेकिन यहां पे कहेंगे वे सदिश जिनका परिमाण समान या असमान हो, मतलब ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो या असमान हो, उससे लेना देना नहीं है। वे सदिश जिनका परिमाण समान या असमान हो, मतलब कोई भी हो सकता है, समान हो या असमान हो, परंतु दिशा समान हो संरेखीय सदिश कहलाते हैं, संरेखीय सदिश कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई ए वेक्टर हो गया, ये कोई बी वेक्टर हो गया, ये कोई सी वेक्टर हो गया, ये कोई डी वेक्टर हो गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनकी परिमाण अलग अलग है ना, इनकी लंबाई, सभी सदिशों की लंबाई अलग अलग है परंतु डायरेक्शन सेम है। तो जब दिशा सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये सदिश क्या कहलाएगा, एक समान सदिश कहलाता है। ठीक है, एक समान सदिश कहलाएगा। अगला देखेंगे, चौथा हम लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे, चौथे पॉइंट को तो कहते हैं हम लोग समतली सदिश, समतली सदिश जो कहलाएगा हमारा कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर में होता क्या है, यहां पे जो होता है ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो, है ना, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो, तो कह सकते हैं वे सदिश जो एक ही तल में स्थित हो, तल में स्थित हो समतली सदिश कहलाते हैं, समतली सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन है, इसको हमने x मान लेते हैं, ये y माना, इसको हमने z मान लिया। ठीक है, ये तल कहलाएगा हमारा x y प्लेन, ये कहलाएगा y z प्लेन, ये कहलाएगा x z प्लेन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई सदिश है यहाँ पे ऐसे है, ये कोई सदिश ऐसे, ये कोई सदिश ऐसे, ये कोई सदिश ऐसे, इसको हम वेक्टर a मान लें, ये वेक्टर b, ये c, ये d। ठीक है, तो
तो अगर कोई सदिश इस तरीके से एक ही प्लेन में हो, देखिए एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई तल में है, अगर इसको कोई ले लें तो ये कोई मान ले कि ई मान लेते हैं, ये कोई एफ मान लेते हैं, ये कोई जी मान लेते हैं, तो ये जो सदिश है ये एक तल में, देखिए यहां पे ये सदिश जितने भी ये एक तल में, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये जो सदिश है ये एक तली सदिश है, समतली सदिश है, या कोप्लेनर वेक्टर कह सकते हैं। बात समझ आ रही है? कोप्लेनर वेक्टर ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो, ठीक है, एक्स वाई हो या वाई जेड हो या जेड एक्स हो, कुछ भी हो, किसी तल में, मतलब एक तल में होने चाहिए। अगर सारे के सारे सदिश एक तल में हैं तो हम कह सकते हैं ये क्या है, समतली सदिश, ठीक है। अगली टॉपिक हमारी होगी लंबकोणीय सदिश। लंबकोणीय सदिश के पहले हम लोग एकांक सदिश देख लेते हैं, क्योंकि एकांक सदिश बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। पांचवा देखिए, एकांक सदिश। एकांक सदिश जिसे हम लोग कह सकते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश देखिए तो कहेंगे वे सदिश जिनका परिमाण परिमाण एकांक हो, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। कह सकते हैं इसे एक कैप से प्रदर्शित करते हैं। कैप से प्रदर्शित करते हैं बस मेरी कैप। देखिए ये क्या है? कैप है ना, कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इसका होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ये हमारा एकांक सदिश होता है। और हमने कहा जिसका परिमाण एकांक होता है। अगर देखिए जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा कोई एकांक सदिश है, यही है वेक्टर ए अपॉन कितना हो, मॉड ए हो, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, परिमाण लेते हैं, तो ये हमारा परिमाण हो जाएगा, ठीक है। तो ए कैप बराबर देखिए कितना हो जाएगा भाई, वेक्टर ए मॉड, और ये हो जाएगा मॉड ए। मॉड का मॉड ही रहता है, ये हमारा हो जाएगा ये भी ए और ये भी ए, मान इसका कितना आ जाएगा, एक। मतलब कभी भी एकांक सदिश का मान कितना आता है, एक आता है। तो ऐसा नहीं है कि एकांक सदिश को हम लोग एक कैप से ही प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। एकांक सदिश को हम लोग बी कैप, एक्स कैप, वाई कैप, आई कैप, मतलब किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कैप सिर्फ ये दर्शाता है कि ये जो राशि है ये क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। इसका सिर्फ इतना दर्शाना होता है कि ये राशि क्या है, सदिश राशि है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण अगर निकालते हैं तो इसका मान एकांक आने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग लंबकोणीय सदिश। लंबकोणीय सदिश, लंबकोणीय सदिश जो होता है, अब जान पा रहे होगे, नहीं जान पाते हैं तो हम तो बता ही देंगे। लंबकोणीय सदिश जो होते हैं, एक्स वाई जेड जो एक्सिस होती है उसी के लॉग होते हैं। 6 से लिखते हैं लंबकोणीय सदिश। इस कोड़ी का ये रहता है, सॉरी लंबकोणीय सदिश, इंग्लिश इसकी लिख देंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। लंबकोणीय सदिश जो होते हैं, इसे देखिए डिफाइन कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। कहेंगे ये सदिश लंबकोणीय अक्षों एक्स कामा वाई कामा जेड के अनुदिश मतलब दिशा में, है ना, लंबकोणीय दिशा के अनुदिश, ठीक है, अनुदिश आई कैप कामा जे कैप कामा के कैप, ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप
लिए सदिश लंबकोणीय अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश आई कैप जे कैप के कैप लिखा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा जेड हो गया, इसे एक्स कह लिया, इसे वाई कह लिया, इसे जेड कह लिया। तो इसका एक्स का जो लंबकोणीय एक्स होता है इसे हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और चूंकि ये भी जो होते हैं एकांक सदिश ही होते हैं, और इन अभी हमने बताया कि यदि कोई भी सदिश एकांक सदिश है तो उसका जो मैग्नीट्यूड लेते हैं, परिमाण जो लेते हैं, वो कितना लेते हैं भाई, एक लेते हैं। मतलब कि आप साफ साफ ये जान पा रहे होगे, समझ में आपको बात आ रही होगी कि यक्स का हम अगर लंबकोणीय सदिश आई कैप लेते हैं, इसका जे कैप लेते हैं, इसका के कैप लेते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ यक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इन सभी एक्सिसों को, इन सभी अक्षों को सिर्फ प्रदर्शित करने के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप का उपयोग किया जाता है, जो ये दर्शा पाए कि ये जो एक्सिस है, ये जो अक्ष है, ये सदिश को किस प्रकार से निरूपित करते हैं। बात समझ आ रही है? और इनका मैग्नीट्यूड एक होता ही है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे लास्ट, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है जो कहलाएगा शून्य सदिश। इसे हम लोग कहेंगे शून्य सदिश। शून्य सदिश लास्ट टॉपिक है 8 पॉइंट, शून्य सदिश। शून्य सदिश जिससे हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर कहेंगे वह सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण, जिसका परिमाण, परिमाण शून्य होता है, शून्य होता है, होता है, शून्य सदिश कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है, कहलाता है। इसे, इसे जीरो वेक्टर से, जीरो वेक्टर ऐसे होता है, देखिए शून्य से होता है, शून्य सदिश से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते, ठीक है, शून्य सदिश से प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, वेक्टर ए में शून्य सदिश जोड़ते कितना आएगा भाई, वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए में से शून्य को घटाते हैं शून्य सदिश को कितना आएगा, वेक्टर ए, ठीक है। अगर हम क्या करें कि वेक्टर ए में अगर शून्य का क्या कर दें, मल्टीपल कर दें, तो क्या प्राप्त होगा, वेक्टर शून्य, ठीक है। और अगर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तीन ही चीज लेते हैं, भाग तो नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी भी वेक्टर में अगर शून्य से भाग देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी आता है, और इन्फानाइट अनंत जो होता है ये सदिश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, है ना। कोई भी अनंत राशि किसी भी सदिश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, सदिश को परिभाषित नहीं कर सकती। मतलब वी राशि ही किसी दिशा को रिप्रेजेंट कर सकती है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकती है जो फाइनाइट हो, जिसको डिफाइन किया जा सके, जिनको परिभाषित किया जा सके। अगर कोई अपरिभाषित राशि है तो वो सदिश राशि नहीं कहलाएगी, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी भी संख्या के बड़े में अगर जीरो होता है तो उसका मान अनंत होता है, और अनंत एक क्या है, अदिश राशि। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से सदिश और अदिश राशियों के बारे में समझ में आया होगा, और सदिश के कुछ मुख्य परिभाषाएं जो है समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सदिशों के योग और जोड़ और घटाने के बारे में, और 1 बाय 1 करके सदिश को ही डिफाइन करेंगे हम लोग, है ना। बैक टू बैक जो भी 4-5 वीडियो आएंगी वो सदिश से ही रिलेटेड होंगी, जो आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए विद्यावृक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्यावृक्ष। ओके।